हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शांतनु भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। कल हमने ख़त्म किया था क्लीवेज। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या ख़त्म किया था? क्लीवेज किया था और मोरूला बन गया था। आफ्टर क्लीवेज जो सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है, जो मैसिव स्ट्रक्चर बनता है मलबेरी लाइक, उसको बोलते हैं मोरूला। यानी इंसान में 8 to 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरूला। ठीक, मैं इस डायग्राम में फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले हम ये पढ़ते हैं ब्लास्टुला क्या है। आज से मुझे पढ़ाना आपको ब्लास्टुला, फिर मैं आपको डायग्राम में पूरा समझा दूंगा। ब्लास्टुला क्या है? सॉलिड मोरूला का कैविटीड ब्लास्टुला में कन्वर्जन क्या कहलाता है? ब्लास्टुलेशन। और उसकी कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। अब इसको आप डायग्राम में देखने की कोशिश करो। ये डायग्राम है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ पूरा का पूरा डायग्राम, फिर हम ब्लास्टुला को अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ये ओवम था, ये स्पर्म था। ओवम पर क्या था? कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, और ये हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन गया था? वो जायगोट बन गया था। अब जायगोट में पहला क्लीवेज हुआ था 30 घंटे बाद, तो क्या बने थे? 2 ब्लास्टोमियर। दूसरा क्लीवेज हुआ था आफ्टर 60 आवर्स आफ्टर, और कितने सेल्स बन गए थे? 4 सेल्स। और जो तीसरा क्लीवेज है वो हुआ था 72 घंटे बाद, और लगभग बन गया था ये 8 to 16 सेल स्टेज। ठीक है, कुल मिला के 72 घंटे बाद जो जायगोट था वो धीमे धीमे कहां पहुंच गया? यूटेरस में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूटेरस के अंदर इस समय अगर आप देखोगे तो कौन सा फेज चालू है? सीक्रेटरी फेज। यानी जो यूटेराइन ग्लैंड है वो क्या निकाल रहे हैं? यूटेराइन मिल्क, यूटेराइन लिक्विड। ये मैंने आपको उसी टाइम पर बताया था जिस समय हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था। तो इस समय यूटेरस के अंदर क्या है? एक लिक्विड है, उसको नाम दे दिया मैंने यूटेराइन मिल्क। ठीक है, तो ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर है ये मोरूला है। इस मोरूला के जो आउटर सेल हैं उसको नाम दे दिया मैंने आउटर सेल मास, और जो अंदर वाले सेल्स हैं उसको नाम दिया मैंने इनर सेल मास। यानी आउटर सेल ऑफ मोरूला इज कॉल्ड ओसीएम, while inner cell of morula is called ICM। भविष्य में ये OCM ही क्या बनाएगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन बनाएगा, और भविष्य में यही ICM क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। यानी हम खुद इससे बनने वाले हैं, ICM से। ठीक, तो चौथे दिन क्या बन गया? 3 दिन बाद, मतलब क्या हुआ? चौथे दिन, आफ्टर 3 डेज, मतलब 4th डे मोरूला बन चुका है। और ये कहां पे फ्लो कर रहा है? फ्लोट कर रहा है यूटेराइन लिक्विड में। और ये कैसा है? सॉलिड मैसिव स्ट्रक्चर है। अब इस डायग्राम में आप देखो, जरा समझने की कोशिश करना। ये था आउटर सेल मास, ये इनर सेल मास, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। ये सॉलिड स्ट्रक्चर में क्या होगा? जो यूटेराइन लिक्विड है वो ये एब्जॉर्ब करेगा। कौन? आउटर सेल मास। उसको कहां पे पोर कर देगा? अंदर पोर कर देगा। सोचो, अगर कोई चीज सॉलिड है उसमें अगर पानी जाएगा तो उसमें गैप क्रिएट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे पानी प्रेशर से डालूं तो इसमें अपने आप गैप क्रिएट होगा कि नहीं होगा? तो सोचो जरा, यहाँ पे जो आउटर सेल मास थे और इनर सेल मास थे वो आपस में कैसे थे? अटैच थे, सॉलिड स्ट्रक्चर थी। लेकिन ये जो आउटर सेल मास है ये यहाँ पर आके चौथे दिन क्या करेंगे? यूटेराइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करेंगे। कौन? आउटर सेल मास। ये जो आउटर सेल मास है ये इसके जो लिक्विड है, जो यूटेरस में लिक्विड है, यूटेराइन मिल्क है, उसको एब्जॉर्ब करके अंदर डाल देंगे। अंदर डालने से क्या होगा? जो आउटर सेल मास थे वो इनर सेल मास से अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पहले ये सेल्स पूरे इसमें थे, जब ये सेल्स अंदर पानी डालेंगे तो जो इनर सेल्स मास थे वो आउटर सेल मास से थोड़ा सा अलग नहीं हो जाएंगे? तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा। इस गैप को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। और अब आउटर सेल मास का नाम मैंने बदल के क्या रख दिया? ट्रोफोब्लास्ट। आप अभी भी इसको आउटर सेल मास बोल सकते हो, कई बुक्स में लिखा रहता है, नो प्रॉब्लम। मैंने ट्रोफोब्लास्ट क्यों बोला? ट्रोफो मतलब होता है नरिशमेंट, क्योंकि आउटर सेल मास ने जो लिक्विड एब्जॉर्ब किया था वो अंदर डाल दिया और खुद भी सीक्रेट कर दिया ताकि इनको नरिशमेंट मिले, न्यूट्रिशन मिले। सो आउटर सेल मास नाउ कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। इसको ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोलेंगे, बहुत सारे नाम आएंगे। मैं फाइनल रिवीजन जब करूंगा ना उसको कंक्लूजन, तब उसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो इसका नाम अब क्या हो गया? ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर सेल मास था, अब इसका नाम क्या रख दिया मैंने? एम्ब्रियोब्लास्ट।
कई बुक्स में अभी भी इसको क्या बोल सकते हैं आप, इनर सेल मास, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी आप इसको आउटर सेल मास बोलो, इसको इनर सेल मास बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किया है कि इसने नरिशमेंट प्रोवाइड किया, तो अब आउटर सेल मास का नाम क्या हो गया, ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर सेल मास थे अब वो बोल दिया मैंने एम्ब्रियोब्लास्ट, क्योंकि ये एम्ब्रियो बनाएंगे। अब आप देखो जो एम्ब्रियोब्लास्ट हैं वो ट्रोफोब्लास्ट से अलग हैं कि नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पर ये एम्ब्रियोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट से अटैच हैं, ये ब्लू कलर के सेल से। इन ब्लू कलर के सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर, मतलब सेल्स ऑफ रॉबर कनेक्ट एम्ब्रियोब्लास्ट टू ट्रोफोब्लास्ट। आगे चल के ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कोई फंक्शन नहीं है इसका। बच्चे पूछते हैं ये किस लिए होते हैं, क्या काम होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। इंसान का एग में हम ऐसा मानते हैं कि यॉक नहीं होता है, तभी तो आंसर होता है अलएसिथल, या कई लोग मानते हैं माइक्रोएसिथल, तो हमें यॉक नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, जिस एंड पर यॉक होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल, और जिस एंड पर यॉक नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एनिमल पोल। अब यहाँ पर यॉक जैसी कंडीशन कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर आप कैसे डिसाइड करोगे कौन एनिमल पोल है कौन वेजिटल पोल है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर एम्ब्रियोब्लास्ट है वो हो जाएगा एनिमल पोल, और जिस पर नहीं है उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, एब एम्ब्रियोनिक पोल। हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एनिमल वेजिटल पोल नहीं बोल सकते हैं, तो मैंने बता दिया जहाँ पर ये सेल्स हैं एनिमल पोल, अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, अब एम्ब्रियोनिक पोल। तो कुल मिला के चौथे दिन मोरूला ने जिस लिक्विड को एब्जॉर्ब किया, या आउटर सेल मास ने जिस लिक्विड को सीक्रेट किया अंदर, तो उससे क्या बन गया, ब्लास्टुला। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, यानी सॉलिड मोरूला से कैविटीड ब्लास्टुला का बनना क्या कहलाता है, ब्लास्टुलेशन, ठीक। और कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। इंसान का जो ब्लास्टुला है वो सिस्ट जैसा है, इट लुक लाइक सिस्ट, सो कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, यानी इंसान में ब्लास्टुला का नाम लोगों ने क्या रख दिया, ब्लास्टोसिस्ट। यानी चौथे दिन मोरूला क्या बन गया, 5वें दिन तक ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ये अभी भी कहां पर है, यूटेरस में है, अभी बच्चा मां की कोख से अटैच नहीं हुआ है। इस टाइम पर हम टैबलेट खाएंगे तो ये बच्चा एबॉर्ट हो जाएगा। अगर किसी को डाउटफुल है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, तो इस समय तक टैबलेट उसको आसानी से एबॉर्ट कर देंगी, क्योंकि बच्चा इंप्लांट हुआ ही नहीं है। अब क्या होगा, 5वें दिन के बाद ये जो ब्लास्टुला है ये किससे अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा, एंडोमेट्रियम से, किसी एक तरफ, या तो इस तरफ हो जाएगा या इस तरफ हो जाएगा। मैंने इस तरफ इसको करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहां पे डायग्राम में थोड़ा सा एडिट और करूंगा मैं। और किस तरफ से ये इंप्लांट होगा ये भी याद रखने वाली बात है। ये अगर ब्लास्टुला है तो ब्लास्टुला इस तरफ से इंप्लांट होगा, यानी इसको आप ऐसे इंप्लांट करो, ऐसे, मतलब ये जो हिस्सा है एनिमल पोल वाला वो एंडोमेट्रियम के टच में आएगा, उसके अपोजिट वाला ये जो पार्ट है वो उसके अपोजिट आएगा, ठीक है। यानी एम्ब्रियो इम्प्लांट इस तरफ से होगा, किस तरफ से होगा, एनिमल पोल की तरफ से होगा। जैसे अटैच हो जाएगा तो वहां पर ये 2 लेयर बन जाएंगी, एक बन जाएगा ये सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और नीचे वाला बन जाएगा ट्रोफोब्लास्ट तो थाई, ठीक है। सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट क्या करेंगे, इनके जो स्टिकी एंड है, फैगोसाइटिक एंड है, वो एक्सपोज हो जाएंगे और वो एंडोमेट्रियम को फैगोसाइटाइज करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसका कुछ रोल नहीं है। अब आप फिर से इस डायग्राम पे आ जाओ। यूटेराइन वॉल के जिस हिस्से ने ब्लास्टोसिस्ट के जुड़ने को जगह दी है, देखो ये, अगर ये यूटेराइन वॉल है तो ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट, यानी ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल के जिस हिस्से से अटैच हो रहा है, यूटेराइन वॉल के उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम, कहां पे लिखा होगा मैंने, डेसिडुआ बेसिलिस, ये रहा, ये क्या रहा, डेसिडुआ बेसिलिस, यानी एंडोमेट्रियम का वो पार्ट। मान के चलो ये बोर्ड क्या है, एंडोमेट्रियम है, और ये क्या है अपना ब्लास्टुला है, मैंने यहां पे ऐसे चिपका दिया। तो एंडोमेट्रियम का जिस पार्ट ने इस ब्लास्टुला के जुड़ने को जगह दी, मतलब इतना हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ का मतलब होता है झड़ने वाला, शेड होने वाला, क्योंकि फ्यूचर में ये भाग टूटेगा जब इस बच्चे का पार्चुरेशन होगा, जन्म होगा।
ठीक। और डेसिडुआ का जो पार्ट ब्लास्टोसील को ढक लेता है, क्योंकि 5वें दिन क्या हुआ था, ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में धंसना स्टार्ट हुआ था और 7वें दिन तक पूरा धंस गया, देखो अंदर पूरा चला गया और एंडोमेट्रियम ने बाहर से इसको कवर कर लिया। तो एंडोमेट्रियम का जो पार्ट ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर रहा है उसको नाम दे दिया मैंने डेसिडुआ कैप्सुलरिस। क्या नाम दे दिया, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम है, ये पार्ट उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ पेराइटेलिस। यानी आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम का जो पार्ट उसको बेस प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस, और जो उसको कवर कर रहा है ब्लास्टोसिस्ट को उसको बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम क्या कहलाएगा, डेसिडुआ पेराइटेलिस। यानी अब एंडोमेट्रियम का नाम हो गया डेसिडुआ। अब आप एंडोमेट्रियम मत बोलो क्योंकि ये फ्यूचर में अब टूटेगा। ठीक है, तो 5वें दिन से ये क्या करता है, इसके जो स्टिकी एंड है, फेगोसाइटिक एंड है, वो एंडोमेट्रियम को फेगोसाइटाइज करेंगे तो धीमे धीमे ये सिंक होता जाएगा और 7वें दिन तक इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये पूरा सिंक हो जाएगा। इस सिंक होने को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन वॉल एट 7th डे इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यानी बच्चा मां की दीवार से अटैच हो गया है, यानी अब ये क्या बन गया, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब जो कुछ भी नरिशमेंट लेगा ये मां के ब्लड से ही लेगा, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा 7वें दिन होता है, होना स्टार्ट हो जाता है 5वें दिन से, बट कंप्लीट कब होता है, 7th डे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा हमको आंसर देना है इम्प्लांटेशन कब होता है, 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर कोई आपसे मेंसेस से पूछे कि मेंसेस से कितना टाइम होगा, तो आप उसमें 14 डे प्लस कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये जो कैलकुलेशंस हैं सारे के सारे वो कब हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब दुनिया में डिफरेंट टाइप के ब्लास्टुला हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है आपको बिल्कुल नहीं याद करना है, एक बार रीडिंग करके छोड़ देना, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया इसलिए आप ये बता सकते हो। हमारे ब्लास्टुला का नाम क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये तो आपको नाम याद करना ही पड़ेगा, ब्लास्टोसिस्ट। अब दुनिया में कितने टाइप की ब्लास्टुला हो सकती है, तो एक है सीलोब्लास्टुला। सीलो मतलब कैविटी, यानी ये कैसी होती होगी, हॉलो, ये होती है फ्रॉग में। यानी फ्रॉग की ब्लास्टुला का नाम क्या हो जाएगा, सीलोब्लास्टुला। फ्रॉग भी आपके सिलेबस में आता है। दूसरा है स्टीरोब्लास्टुला, ये होती है सॉलिड, ये होती है सीलेंट्रेट में। तो सात से आपको याद हो जाएगा, स्टीरो, सॉलिड और सीलेंट्रेट में होती है। तीसरा है डिस्कोब्लास्टुला, याद करो मैंने आपको जब एग बताए थे ना, तो पॉलीलेसिटल एग थे, उनके ऊपर क्या बन जाता था, एक ब्लास्टोडिस्क। जब उसमें और यॉक में एक गैप क्रिएट होगा तो क्या बन जाएगा, डिस्कोब्लास्टुला। उसको किस में होता है, ये रेप्टाइल, बर्ड्स एंड प्रोटोथीरिया में। अगला था अपना पेरीब्लास्टुला, याद करो इंसेक्ट का अंडा कैसा था, सेंट्रोलेसिटल था कि नहीं था, ये बीच में क्या था, ये यॉक था, यॉक और इसमें जब कैविटी बन जाएगी इसमें, उसको हम बोलेंगे पेरीब्लास्टुला। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, बहुत आसान है। मैंने स्टार्टिंग यहीं से की थी ताकि आपको समझ में आए। तो आपका ये खत्म हो गया ब्लास्टुला एंड इम्प्लांटेशन। अब इसका जो टफ पार्ट है गैस्ट्रुलेशन, वो हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।